नमस्कार साथियों आज का वीडियो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए जीके जीएस और सीए मतलब करंट अफेयर्स साइंस और जनरल नॉलेज के प्रश्नों का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे साथ साथ आप भी प्रश्नों को करते चलिएगा। चलिए एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि नहीं बुलाया गया था। गणतंत्र दिवस के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आना ही आना है, नोट कर लीजिए इसको अभी से आप। ठीक है, स्टार मार्क लगा लीजिए, क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में कोई मुख्य अतिथि नहीं बुलाया गया था। 1950, 1951, 1952, 1965। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। फिलहाल आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है 1952 ऑप्शन के अनुसार। लेकिन 1952 ही नहीं है, ऐसे कई सारे वर्ष हैं जिन वर्षों में मुख्य अतिथि को नहीं इनवाइट किया गया था या वो नहीं आए थे। ठीक है, आइए करके उसको हम आपको बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं पहले गणतंत्र दिवस की। पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था तो 1950 में। जैसा कि आप जानते हैं 1950 में क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो 1950 में एशियाई देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि के रूप में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, इंडोनेशिया आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो आपका गणतंत्र दिवस समारोह हुआ है इसमें भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, प्रबोवो वियांतो। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, अब हम बात करते हैं किन किन वर्षों में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट नहीं आए थे। तो पहले बात करते हैं कोरोना काल की। जी हाँ, 2022। ठीक है, 2022 में कोई विदेशी मेहमान गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं हुआ था। भारत सरकार की ओर से कोविड-19 महामारी के कारण किसी को भी समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। 2021 में यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, इसके अलावा 1966 आपको ध्यान रखना है, 1966 में भारत सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किसी विदेशी मेहमान को आमंत्रित नहीं किया गया था। और 1952, 1953 लगातार इन 2 वर्षों में किसी भी विदेशी मेहमान को आमंत्रित नहीं किया गया था। ठीक है भाई, ये चीज आपको बता रहा हूँ 2022, 2021। ठीक है, 1966, 1952 और 1953 ये आपको वर्ष ध्यान रखने हैं जिसमें कोई विदेशी मेहमान चीफ गेस्ट नहीं आया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का नॉमिनेट करना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। जी हाँ, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा अनुच्छेद की कि किस अनुच्छेद में है जो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि 12 सदस्यों के नॉमिनेशन का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 क में है, जिसके तहत राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, जीवित कोशिका और डेड सेल दोनों के बारे में अब आपसे बात करेंगे। जीवित कोशिका की बात करें, लिविंग सेल की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने जो है लिविंग सेल की खोज की थी। वहीं अगर डेड सेल की बात की जाए तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन उन्होंने कार के पतले टुकड़े में मृत कोशिकाओं को देखा था अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ठीक है, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने 1674 में तालाब के पानी में जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है, अमीबा है, पैरामीशियम है, इन सब की खोज की थी। इसलिए एंटोनी वान लीeuwenhoek को सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब माइक्रोबायोलॉजी का जनक माना जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि अभिनेता मनोज कुमार को दादा साहब फाल्के अवार्ड कब प्रदान किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2015। जी हाँ, 2015। अभिनेता मनोज कुमार हमारे बीच में अब नहीं है। ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को आपका देहांत हो गया है। ठीक है, भारतीय सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए भारत सरकार ने 1992 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया था। 2015 में सिनेमा क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। इसके अलावा उनको कई सारे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, देशभक्ति फिल्मों का चलन शुरू करने के लिए देशभक्ति फिल्मों का चलन शुरू करने के लिए जाने जाने के लिए उन्हें क्या भरत कुमार का उपनाम दिया गया था। इससे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मनोज कुमार को
और किस उपनाम से जाना जाता है? भरत कुमार को मनोज कुमार को भरत कुमार उपनाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई। 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में आपका देहांत हो गया। आपको हम बता ही चुके हैं ये। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है करंट अफेयर्स के लिहाज से। अगला प्रश्न है कि अल नीनो से समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अल नीनो से समुद्र का तापमान बढ़ जाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। अल नीनो से समुद्र का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। 10 वर्षों में अल नीनो 2 बार आता है। एल नीनो हवाओं की दिशा बदलने, कमजोर पड़ने तथा समुद्र के सतही जल के ताप में बढ़ोतरी की विशेष भूमिका निभाता है। ठीक है, अल नीनो एक प्रभाव यह होता है कि वर्षा के प्रमुख क्षेत्र बदल जाते हैं। प्रमुख क्षेत्र बदल जाने का मतलब है कि नॉर्मल तौर पर जहाँ पे कम वर्षा होती है वहां पे ज्यादा वर्षा हो जाएगी, और जहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है वहां पर कम वर्षा होती है। ये अल नीनो का प्रभाव है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फियरलेस गवर्नेंस किसकी पुस्तक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी। जी हाँ, किरण बेदी जो है, किरण बेदी की ये फियरलेस गवर्नेंस क्या है? ये उनकी पुस्तक है। ठीक है, किरण बेदी के बारे में बात की जाए तो किरण बेदी जो है पुडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में उन्होंने लगभग 5 वर्षों तक कार्य किया था। ठीक है, तो शासन में उन्होंने जो कार्य किया उसी कार्य के आधार पर उन्होंने फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तकें लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विनवैक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? विनवैक्स, सिम्बैक्स से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, विनबैक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। भारत और वियतनाम। जी हाँ, सिम्बैक्स से भारत और सिंगापुर, वियतनाम और भारत के बीच में विनबैक्स होता है। यह एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। ठीक है, यह युद्धाभ्यास भारत और वियतनाम में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। इसका पहला संस्करण 2018 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया गया था। 2022 में यह अभ्यास हरियाणा के चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था। 2023 में वियतनाम में आयोजित किया गया, और 2024 में इसका जो 5वां संस्करण है ये हरियाणा के अंबाला में आयोजित किया गया था। ठीक है मेरे भाई, करंट अफेयर्स के लिहाज से क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए जो इसका है राइट आंसर है, मुंडक उपनिषद। आपको ध्यान रखना है, मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है कि हार्नबिल त्योहार पहली बार कब मनाया गया था? हार्नबिल त्योहार पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। ठीक है, कब से कब तक मनाया जाता है हार्नबिल त्योहार? हार्नबिल त्योहार 10 दिन मनाया जाता है, मतलब 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के तक ये उत्सव मनाया जाता है। कहाँ का ये त्योहार है? ये नागालैंड का त्योहार है। हार्नबिल क्या है? हार्नबिल वहां का एक पवित्र पक्षी है नागालैंड का। ठीक है, तो हार्नबिल जो त्योहार है नागालैंड के सभी जाति समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है कि सार्स बीमारी कैसे फैलती है? सार्स बीमारी जो है ये वायरस के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। सार्स कोव 1 इसको कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? सार्स का मतलब क्या होता है? गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम। सार्स कोव 1 वायरस के कारण होने वाली श्वसन संबंधी बीमारी है। 2002 और 2003 के बीच कई देशों में इस गंभीर बीमारी का प्रकोप फैला था। इसमें क्या होता है? तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती, लगभग कोरोना जैसा ही लक्षण इसमें दिखता है। अगला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि तारीखे फिरोज शाही किसकी रचना है? तारीखे फिरोज शाही बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है, जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो है 1285 से लेकर 1358 तक रहा। ये एक इतिहासकार और राजनीतिक विचारक था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के काल में भारत में रहा। तारीखे फिरोज शाही उसी की क्या है? प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है।
अगला प्रश्न है कि मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पियरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम और पोलोनियम को किस खनिज से अलग किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पिच ब्लेंड। आपको ध्यान में रखना है। अयस्कों से क्वेश्चन है निश्चित तौर पे एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, देखिए 20 अप्रैल 1902 को मैडम क्यूरी उनके पति पियरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम और पोलोनियम को पिच ब्लेंड नाम के खनिज से अलग किया था। उनकी यह खोज कैंसर के इलाज में वरदान साबित हुई। इसी खोज के लिए मैरी क्यूरी को 1903 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1911 में उन्हें रेडियम के प्यूरिफिकेशन के लिए दोबारा उनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है ना भाई, इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो नोबेल की बात हो रही है, थोड़ा नोबेल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हाँ, नोबेल पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पे आना ही आना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? 1901। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1901। ठीक है, 1901 में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ठीक है, यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की 5वीं वर्षगांठ पर दिया गया था। ठीक है, पहले पुरस्कार की अगर बात करें तो भौतिकी में जो पहला नोबेल मिला था वो विल्हेम कॉनरेड रोंटगन को मिला था एक्सरे की खोज के लिए, और शांति का पुरस्कार फ्रेडरिक पेंसी और जेन हेनरी ड्यूनोट को दिया गया था। ठीक है भाई, अगला प्रश्न भी नोबेल से संबंधित है कि भारत को पहला नोबेल पुरस्कार कब मिला था? जी हाँ, 1913 में। 1913 में किसको? गुरुदेव रविनाथ ठाकुर को। गुरुदेव रविनाथ ठाकुर को 1913 में मिला था। उनकी कृति गीतांजलि के लिए, कविता संग्रह है गीतांजलि, उसके लिए उनको पुरस्कार मिला था। रविनाथ टैगोर जो है केवल भारत ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति हैं नोबेल पुरस्कार पाने वाले। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के मुख्यालय को कहाँ स्थापित करने की आधिकारिक घोषणा की गई है? एकदम जस्ट मतलब एकदम नया एकदम ताजा तरीन है, ये आपका जो है करंट अफेयर्स है। ठीक है, अप्रैल का। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत। जी हाँ, भारत में। ठीक है, भारत में। आइए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए IBCA के अगर पहले निदेशक की बात की जाए तो डॉक्टर SP यादव हैं। उन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। IBC क्या है? IBC एक अंतर सरकारी वन्यजीव संगठन है। इसकी शुरुआत PM नरेंद्र मोदी ने साल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर की थी। इस पहल से भारत में बिग कैट जैसे कि बाघ, शेर, तेंदुआ और जगुआर के संरक्षण में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर है, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, कार्ल लिनियस जो है एक स्वीडिश जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों के नामकरण के लिए द्विपद नामकरण मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की प्रणाली विकसित की। इस प्रणाली में क्या होता है? इस प्रणाली में जीवों को उनके जीनस और प्रजाति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है हरविंदर सिंह। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है हरविंदर सिंह। ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके लिए बता रहा हूँ। ये जो है हरविंदर सिंह ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में तीरंदाजी में पहले स्वर्ण पदक विजेता बनकर इतिहास रचा है। उन्होंने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में फाइनल में पोलैंड के लुकास सिसजेक को हराया। अगला प्रश्न है कि बीटिंग द रिट्रीट किस दिन होता है? 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी या 29 जनवरी को? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है 3 दिन बाद। बीटिंग द रिट्रीट 26 जनवरी के 3 दिन बाद होता है, मतलब 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है, मतलब गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन 29 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है USSR। ठीक है, मतलब सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश ने पहली बार पंचवर्षीय योजना को अपनाया था? तो सोवियत संघ ने। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से 2017 तक। 2017 के बाद नीति आयोग लागू हो गया। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी, आयरन वोमेन ऑफ इंडिया।
नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सरकार द्वारा गठित स्वर्ण समिति की सिफारिशों पर 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। आपातकाल भी उसी समय लगा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 133वां डूरंड कप का खिताब किसने जीता? 133वां डूरंड कप का खिताब किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी किसको हरा करके? मोहन बगान सुपर जॉइंट को। जी हाँ, गत चैंपियन मोहन बगान को हरा करके ये टूर्नामेंट उसने जीता है और क्लब ने अपने इतिहास में पहली बार ट्रॉफी जीती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 31 अगस्त को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था ये हुआ था कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में ये हुआ था। ठीक है, डूरंड कप पर उसने कब्जा किया। किसने कब्जा किया? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। ठीक है, पेनाल्टी शूट आउट में 4-3 से हराया मोहन बगान सुपर जॉइंट को। अगला प्रश्न है कि मुंडारी किस राज्य का लोक नृत्य है? मुंडारी जो है झारखंड का लोक नृत्य है। जी हाँ, मुंडा जनजाति के द्वारा मुंडारी नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ध्यान रखिएगा 6। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, बिल्कुल आपको ध्यान में होगा। 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके पहले कि आपको बता दूं कि शुरुआत में पूछा जा सकता है कि पहले जो मौलिक अधिकार कितने थे, तो पहले हमको 7 मौलिक अधिकार मिले हुए थे, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1978 में, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह से अब 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। पहला क्या है? समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि किस प्रदूषक की वजह से मीना माता बीमारी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पारा। जी हाँ, एच जी ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, मीना माता बीमारी मिथाइल मरकरी मतलब एक प्रकार का पारा के कारण होती है। यह मुख्य रूप से मछली और सीपदार मछली के सेवन से होता है, जो कि मिथाइल मरकरी से दूषित होती है। मीना माता रोग एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है जो मिथाइल मरकरी की विषाक्तता के कारण होती है। इसका कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।